जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर को कंप्लीट किया था। आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। दोस्तों क्या हुआ था, पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वीडियो बीच में रुक गई थी, तो आपके दो मुद्दे छोटे छोटे बच गए थे, उनको मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे एक था आपका निर्नुनासिक, ये क्या होता है? अगर ध्वनि की मात्रा नाक बंद करने पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, कुछ शब्द ऐसे होते हैं या कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, अगर आपका नाक बंद है तो तब भी कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे शब्दों को हम लोग निर्नुनासिक या ऐसे व्यंजनों को निर्नुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका कुछ इससे उदाहरण है, बोलिए शहर, आप, विवेक। आप लोग बोल करके देखना, नाक बंद करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे व्यंजनों के ऐसे शब्दों को हम लोग निर्नुनासिक व्यंजन या निर्नुनासिक शब्द कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर एक व्यक्ति की नाक कटी हुई है तो वह किस प्रकार के शब्द आसानी से बोल सकता है? तो आंसर होगा निर्नुनासिक। इसके अलावा एक आपका पॉइंट और बचा था, हलंत। हलंत क्या होता है? हलंत ऐसा होता है जहां पर भी ये लग जाएगा उस शब्द को आधा कर देता है, या हम कह सकते हैं कि वहां स्वर मौजूद नहीं होगा। जैसे 80, ये भी सही है, और 80 ये भी आपका सही है। तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट थे आपके जो पिछली वीडियो में बच गए थे, इसको मैंने कंप्लीट किया। एक आपका निर्नुनासिक था और एक आपका हलंत था। अब हम लोग व्यंजन को पढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद वर्णमाला की एक वीडियो और बनेगी, और इन तीनों वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वर्णमाला से संबंधित आपका एक भी पर्सन एग्जाम्स में नहीं बचेगा। हम लोगों ने छोटे से छोटे पॉइंट को, आप लोग ऑब्जेक्टिव उठा करके देखना किसी भी बुक के, आपके 95% ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपकी वर्णमाला बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। व्यंजन क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। व्यंजन, इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्वर के बारे में, तो वे अबाध रूप से चलते हैं या बाध गति करते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन ऐसा नहीं है, आप कह सकते हैं कि सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आपका क, अगर क को हम लोग इसको थोड़ा विच्छेद करें इसका, तो ये बनता है क, हलंत लगेगा इसके नीचे प्लस के ए। इसी प्रकार प है, प के बाद आपका प में हलंत लग जाएगा और ए। इसी प्रकार त है, त के ऐसे बनेगा, आपका त के नीचे हलंत लगेगा और आपका ए बनेगा। तो इस प्रकार से व्यंजन आपके चलते हैं। व्यंजनों को कुछ भागों में बांटा गया है, इसको मोटे मोटे तौर पर देखिए, व्यंजनों के कुल 5 भाग बताए गए हैं। एक आपका स्पर्श व्यंजन, एक आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, एक आपका उष्मीय संघर्ष व्यंजन होता है, इसको हम लोग गर्मी पैदा करने वाले व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। एक आपका संयुक्त व्यंजन होता है, एक आपका द्विगुण व्यंजन होता है। इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या की बात करें तो 4 होते हैं, 4 ही आपके उष्मीय संघर्ष व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 ही होते हैं, और द्विगुण व्यंजन आपके 2 होते हैं। इनको सबको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, वर्ण कितने होते हैं और व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है। जैसे पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वर्गों में विभाजित होता है, इसलिए हम इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जैसे आपका क, ख, ग, घ, इनको आपको पूरे को एक वर्ग के रूप में विभाजित कर दिया गया है, और इस पूरे को कहा गया है आपका क वर्ग। इसी प्रकार आपका च में आपके च, छ, ज, झ, ये आपका, इसको च वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आपका ट में है आपका ट, ठ, ड, ढ, न, ये इसको आपको ट वर्ग, और इसी प्रकार आपका त वर्ग और आपका प वर्ग है। इसको आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो, इसको कचट तप, कचट तप के नाम से भी इसको जाना जाता है।
आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से इनकम्प्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपको आ वगैरह ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, इसी प्रकार आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। होता क्या है, इसको अगर हम एक ओवरऑल भी देखें तो क्वेश्चन आपसे ऐसे बनते हैं, निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है या निम्न में से कौन सा वर्गीय व्यंजन है। तो आपको क्या क्या 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक ऑप्शन आपको अंतस्थ में से दे देगा या उधर से आपको एक ऑप्शन दे देगा, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि निम्न में से कौन सा टै वर्ग में मौजूद नहीं है, या निम्न में से कौन सा वर्ण टै वर्ग का है या नहीं है। तो आपको 3 यहाँ से दे देगा, एक साइड से कहीं और से दे देगा, या 3 कहीं और से दे देगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे टै वर्ग को ये कहाँ से निकलने वाली ध्वनि है, इसको हम कंठ वर्ग के नाम से भी जानते हैं, या कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ, ये सारे क्या होते हैं, इस पर मैं इससे बाद वाली वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी तो मैंने आपको ओवरऑल जब ये ग्रुप आ रहे थे तो उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, कहाँ से कितने हिस्से को जीव के होंगे, कितने हिस्से को आपका एक तरह से तालव्य मूर्धन्य कहा जाता है, सारे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो कै वर्ग को कंठ वर्ग के नाम से या एक तरह से कंठ से निकलने वाली ध्वनि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार चै वर्ग को तालव्य वर्ग के नाम से जाना जाता है, तालव्य से निकलने वाली ध्वनि के नाम से जाना जाता है। टै वर्ग को मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है। टै वर्ग को दंत के नाम से जाना जाता है, दंत से निकलने वाली ध्वनि के नाम से जाना जाता है। टै वर्ग को ओष्ठ या दिवोष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन थे। इसमें अब आपसे कोई क्वेश्चन बनने लगे, निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है या निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा लें। इसके बाद आगे की तरफ चले तो एक होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में इनकी संख्या आपकी 4 होती है, य, र, ल और व। दोस्तों इन्हीं को अर्ध स्वर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन कुछ बुकें या वर्तमान में कुछ बुकें आपको य और व को ही आपका अर्ध स्वर मानती है, यही आपका, लेकिन वास्तव में य, र, ल, व पूरे के पूरे अंतस्थ व्यंजनों को ही आपका अर्ध स्वर के नाम से या अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आजकल कुछ अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया निम्न में से कौन सा अंत है अर्धस्वर है, ऑप्शन दिए रहेगा र, ल, एक आपका ज, एक आपका ये, तो तब आपको य पे टिक करना है। चूंकि य, र, ल, व इन चारों में य हो या वह हो, इनको अहमियत ज्यादा दी जा रही है वर्तमान में, लेकिन वास्तव में इन चारों को ही अर्धस्वर कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, यह और वह अगर ये ऑप्शन में अलग से मिले तो आपको इन दोनों को वरीयता ज्यादा देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये दोनों साथ मिलेगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, नहीं आएगा। हाँ इनको साथ में आ सकता है, तो इनमें आपको यह और वह को इनमें से किसी भी एक को अहमियत ज्यादा देते हैं। तो इनको अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है या अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है, यह, र, ल और वह। इसके बाद आगे की तरफ चले हम तो यह आपका जैसे उष्म व्यंजन या इसको संघर्ष व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, इसको उष्ण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, इसी को गर्मी पैदा करने वाले व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे कौन सा गर्म व्यंजन है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें श और है, इन चारों को शामिल किया जाता है, इन चारों को उष्म या संघर्ष व्यंजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि निम्न में से कौन सा संघर्ष व्यंजन है, निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है, तो आप ऑप्शन में दिया रहेगा, आप क्वेश्चन को आराम से लगा। इसके बाद आगे की तरफ चले तो एक होता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। संयुक्त व्यंजन संयुक्त का मतलब होता है कि दो अलग अलग चीजों या दो अलग अलग वस्तुओं का मिलना। तो संयुक्त यहाँ भी इसी तरीके से कुछ मिलते हैं, जैसे इसमें 4 वर्ण शामिल किए जाते हैं, अक्षय, त्रय, ये 6 बोलते हैं इसको त्रय, ये अज्ञेय, इसको जय बोलते हैं, ये और आपका शरय, इन चारों को इसमें शामिल किया गया। अगर इसको थोड़ा सा इसको विच्छेद करें, क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आया हुआ भी है कि हिंदी शब्दकोश के आधार पर या हिंदी में वर्णमाला के आधार पर निम्न में से कौन सा पाया जाएगा, उस पर मैं चर्चा अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन पे करूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं श जो ये बना हुआ है कैसे कैसे बना हुआ है, कै प्लस के श से मिलकर के बना हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि छ का मेल किन 2 वर्णों से हुआ है, या इसमें पहला अक्षर कौन सा पूछा जाता है, तो कै और श के मेल से इनका
इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा त्र कैसे बना हुआ है, ट हलन तो लगेगा और इसके बाद र है। इसी प्रकार जय कैसे बना हुआ है, आपका यज्ञ बोलते हैं इसको, तो जय प्लस के ये इनको मिला करके ये बनता है। इसी प्रकार आपका श्रय को पूछा जाता है, तो श प्लस के रह ये आपका इसका निर्माण हुआ है। तो इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो श या छ बोलते हैं, त्रय या अज्ञ या जय और एक आपका श्रय, इन चारों को हम लोग संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार बना हुआ है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है या निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तीन ऑप्शन आपको इधर से दे देगा, एक कहीं बाहर से दे देगा, ये तीन ऑप्शन इधर से दे देगा, एक इनमें से देकर के पूछेगा निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है। इसके बाद आगे की तरफ चले तो एक होता है द्विगुण व्यंजन, ये इसी को बोलता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये दो गुण के साथ चलते हैं। ड और ढ के नीचे नुक्ता लगा होता है, इस बिंदु को नीचे की तरफ जो लगता है इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। तो नुक्ता लगा होता है, जैसे आपको कुछ शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, सड़क है, पकौड़ी है, एक आपका पढ़ना है, जैसे पकड़ना है, दौड़ना है, वहां शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कुल इसको बोलते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन है। बेसिक सा अंतर है, जैसे आपका ये बना हुआ है, इसमें यहाँ बिंदी लगी हुई है और यहाँ पे यहाँ नुक्ता लगा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्न में से शुद्ध कौन सा है, कौन सा द्विगुण व्यंजन, आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है। इसके बाद अब हम कुल व्यंजनों की संख्या देखते हैं कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। 25 तो आपके स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन हुए, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हुए और 4 आपके ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन हुए। दोस्तों संयुक्त व्यंजन का द्विगुण व्यंजन को इनमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन अलग से कोई व्यंजन नहीं है, इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। देख लीजिएगा कै और शय, क्या यहाँ से उठाया गया है और शय आपका यहाँ से उठाया गया है। तो इनको जब व्यंजनों को हम लोग काउंट करते हैं तो इनको व्यंजनों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या 25 और 4 29 और 4 33, तो कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 व्यंजनों की संख्या होती है। इसके अलावा एक सवाल बनता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, जैसे आपको पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या 11 बताई थी, क्योंकि 2 प्रयोग हुआ थे, अंग और अ, एक अनुस्वार इस पे लगा हुआ था, एक पे आपका विसर्ग लगा हुआ। तो 11 तो स्वर थे, 2 आपके अलग से अयोगवाद थे, इसके अलावा 25 आपके स्पर्श व्यंजन है, इसके अलावा 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है, 4 आपके ऊष्म व्यंजन है और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन सबको अगर हम लोग टोटल करें तो कुल वर्णों की संख्या 52 आती है, 52 इनको टोटल एक तरह से काउंट किया जाता है, इनकी संख्या 52 टोटल है। इसके अलावा और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जा और फ, ये दोनों को इनको अरबी फारसी व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है, इन्हीं दोनों को विदेशी व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है, इन्हीं को आगत व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार यहाँ से बना हुआ, कई बार एग्जाम्स में यहाँ से आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विदेशी व्यंजन है या जा फ किस भाषा के शब्द है। तो ये अरबी फारसी या फारसी भाषा के शब्द माने जाते हैं, तो इनको विदेशी व्यंजन, आगत व्यंजन, बाहरी व्यंजन के नाम से भी इनको जानते हैं। इसके अलावा व्यंजनों से संबंधित और भी सवाल आपके एग्जाम से बनते हैं, नए नए क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं दोस्तों, पुराना ट्रेंड अब नहीं रहा, क्वेश्चन आपके नए स्वरूप में पूछा जा रहे हैं आपसे। एक होता है जैसे आपका लुंठित या परकंपी व्यंजन, ये क्या होता है, इसमें र को शामिल किया जाता है, र को लुंठित या परकंपी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, इसमें क्या होता है, इसमें ल को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन जहां से बनता है कई बार कि निम्न में से कौन सा पार्श्विक या निम्न में से कौन सा लुंठित व्यंजन है या इसका नाम परकंपी भी है, तो र ल ऑप्शन में दिया होगा, 2 आपको इधर से दे देगा आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आजकल नया पूछा जा रहा है बहुत ही, इसको बोलते हैं स्वर यंत्रमुखी या काकल्य या पुरस्य। निम्न में से कौन सा स्वर यंत्रमुखी व्यंजन है, निम्न में से कौन सा काकल्य व्यंजन है, निम्न में से कौन सा पुरस्य व्यंजन है। तो आप लोगों को इन तीनों शब्दावली का ध्यान रखना है, और इसमें क और है इन दोनों को शामिल किया जाता है। कभी दोनों तो साथ में नहीं पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ऑप्शन में दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछ रहेगा निम्न में से
किस वर्ण को काकल्य के नाम से जाना जाता है या किस व्यंजन को काकल्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकते हैं, तो इसमें कै और है उसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा एक पंचमाक्षर होता है दोस्तों। आज हम लोग एक इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि बिंदी जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं वो कैसे लगाया जाता है, कैसे वो हटाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे लिखा रहता है संधि, ये भी सही है और संधि ये भी सही है। तो ये दोनों कैसे कैसे सही है इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पंचमाक्षर ये होता क्या है, तो प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को पंचमाक्षर या पंचाक्षर कहते हैं। आप लोग वर्गों में यहाँ जाइएगा, अब आप ये देख लीजिए जैसे ये वर्ग आपका क्या वर्ग, इसका 5वां अक्षर कौन सा है आपका, ये है आपका अंग है। तो इनको सभी को मिला करके जैसे 6 वर्ग है आपका यह है, तो इन सभी को मिला करके पंचमाक्षर या पंचाक्षर के नाम रूप में जाना जाता है। इन्हीं को हम लोग पंचमाक्षर के रूप में जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को पंचमाक्षर या पंचाक्षर के रूप में जाना जाता है। ये मैंने यहाँ भी आपके लिख दिया है अलग से, आप लोग इसकी नोट कर लेना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बिंदु या अनुस्वार को हटाया कैसे जाता है, उसको लगाया कैसे जाता है। समझिएगा आप लोग, बहुत अच्छा टॉपिक आपको यहाँ से बनता है। जहाँ बिंदु लगा हो या जहाँ अनुस्वार लगा हो, तो अनुस्वार के बाद या बिंदु के बाद का अंतिम वर्ण हम लोग देखते हैं, और जो अंतिम वर्ण होगा उसी का पंचमाक्षर हम लोग वहां प्रयोग करते हैं या उसी का पंचमाक्षर लगा देते हैं। समझिएगा जैसे कै ख ग घ ङ, च छ ज झ ये। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जय का पंचमाक्षर क्या होगा, तो यह आपका जय का भी पंचमाक्षर होगा। आपसे पूछ लिया गया दै का पंचमाक्षर क्या होगा, तो न दै का भी पंचमाक्षर होगा। ऐसा नहीं है कि इसको वर्ग के नाम से दिया गया है, जैसे तय वर्ग इसको कहा गया है कि तय वर्ग का ही पंचमाक्षर न होगा, ऐसा नहीं है। ये पूरे वर्ग का होगा, खाली तय का या थ का नहीं होगा। तय का भी पंचमाक्षर न है, थ का भी न होता है, दै का भी आपका न होता है, ध का भी आपका न होता है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, जैसे एक लिखा रहता है दिनांक, ऐसे भी आप लोगों ने लिखा देखा होगा और ऐसे भी लिखा होगा। कैसे होता है, जैसे हमने दिनांक लिखा है यहाँ पे। अब क्या होगा, अनुस्वार जहां आया है, अनुस्वार के बाद का हम लोग वर्ण देखते हैं। जैसे अनुस्वार के बाद का वर्ण आपका कै है, तो कै का पंचमाक्षर हम लोग यहाँ प्रयुक्त कर लेंगे और इस प्रकार आपकी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। जैसे हमने दी लिखा और न लिखा और अनुस्वार को हटाया, इसकी जगह इसका पंचमाक्षर कै का पंचमाक्षर अंग है, तो हमने ये लिख दिया है। तो ये दोनों के दोनों ही आपके सही है। इसके अलावा हम लोग देखें संधि। संधि पंचमाक्षर है, ये आपका अनुस्वार या बिंदी लगा हुआ है। अब हमें ये हटाना है, तो हम क्या करेंगे, अनुस्वार के बाद वर्ण कौन सा वर्ण आया हुआ है, ध है। अब ध का पंचमाक्षर कौन सा है, आप लोग यहाँ आ जाइएगा, ध ये रहा, ध का पंचमाक्षर न होता है, तो आधा हमने न लिया और मात्रा लगा दी और ध लिख दिया। तो ये संधि ये भी सही है और आपका ये भी सही है। इसी प्रकार दंड है, दंड लिखा हुआ है, दंड में क्या करेंगे, द जो का तो ले लिया हमने और इसके अलावा आपका अनुस्वार लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या है, ड है, ड का पंचमाक्षर क्या है आपका न है, तो इसमें हम न में क्या लेंगे, आधा ले लेंगे और ड लेंगे, तो दंड हुआ। व्यंजन हुआ इसी प्रकार आपका जय का पंचमाक्षर क्या होता है, यहाँ होता है, आधा हमने ये ले लिया, तो ये भी सही है ये भी सही है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो पंचमाक्षर एक तरह से तत्सम रूप को दिखाता है, क्योंकि अगर हम देखें ये सभी हिंदी में सही है, यह हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है, और ये सभी संस्कृत में सही है, संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता है। तो पंचमाक्षर संस्कृत के स्वरूप को दर्शाता है। इसके अलावा जिन वर्णों का कोई पंचाक्षर या पंचमाक्षर नहीं होता, वहां केवल अनुस्वार लगेगा, आप उसको जबरदस्ती नहीं हटा सकते। जैसे कुछ शब्द होते हैं, स्वयंवर है, जैसे अनुस्वार आया है या बिंदी है, इसके बाद यह है, यह आपका इसका कोई पंचमाक्षर नहीं है क्योंकि यह मौजूद यहाँ नहीं है, यह तो अंतस्थ व्यंजन में होता है, तो इसका कोई पंचमाक्षर नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग इसमें नहीं कुछ कर सकते, तो उसको हम जो तो रखेंगे। अगर हमने ऐसे लिख देते तो गलत हो जाएगा। जैसे आपका संसद एक शब्द है,
तो स लिखा हमने, अनुस्वार लगा हुआ है, इसके बाद फिर स है आपका, बिंदी के बाद अनुस्वार के बाद। अब इस स का कोई पंचमाक्षर नहीं है, क्योंकि स आपका उसमें व्यंजन में आता है, तो हम इसको संस्कृत को ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार संवाद है, तो हम इसको ऐसे हटा करके संवाद नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो उच्चारण की दृष्टि से आपका या लेखन की दृष्टि से ये सही है और ये आपके सही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। पिछली वीडियो हमने स्वर पे चर्चा की थी, आज हम लोगों ने व्यंजन पे चर्चा की थी। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, मैं आपको उसका कोई अगर आपका कंफ्यूजन है तो आपका डाउट या कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपकी भी ये समझ में आया होगा। दोस्तों लगे रहिएगा, लॉकडाउन के बाद स्थिति सब सामान्य होने वाली है, आप लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप लोग एक तरह से अगर मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सही दृष्टि और सही दिशा में जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए